दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पेपर लेके आया हूँ आज सोशल साइंस का, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए जारी किया हुआ पेपर है। सामाजिक विज्ञान विषय है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 यहाँ पे आपको प्रिंटेड पेज मिलेंगे प्लस एक मैप मिलेगा आपको। इसके बाद 3 घंटे का समय है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 75 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, आपको इंस्ट्रक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, और आगे बढ़े दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिमिट है। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी गाइड में आपको बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ही बड़े, बहुत सारे स्कूलों में भी बहुत ज़्यादा लिखवा दिए जाते हैं बड़े। तो देखिए 2 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको केवल 30 शब्दों में लिखना है, मतलब 4 से लगभग 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन। अगर आप 8 लाइन में भी आंसर लिखते हैं तो भी नंबर आपको उतने ही दिए जाएंगे जितने 5 लाइन में मिलते हैं, है ना। फिर देखिए 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको आपको 75 शब्दों में लिखना है, लगभग 8 से 9 लाइन, या 10 लाइन भी आप कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 120 शब्दों में लिखना है। दोस्तों सोशल साइंस में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि बहुत सारे स्कूलों में 2-2 पेज के आंसर लिखवा दिए जाते हैं, जबकि उनका कोई औचित्य ही नहीं है। आप बोर्ड जब बोल रहा है कि भाई 120 शब्दों में लिखना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आप अगर 2 पेज का, 3 पेज का भी लिख लेते हो, 5 पेज का भी अगर आप आंसर लिखते हो, तो उसमें 4 नंबर से ज़्यादा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिर इतना मेहनत क्यों करना, है ना। तो ये चीज़ को समझते हुए आपको चलना है। और 4 नंबर का एक मैप आएगा दोस्तों आपके। ठीक है, तो बोर्ड द्वारा जो ये जारी पेपर है, इसी को हम समझते हैं और आगे हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ये आपके इंस्ट्रक्शन है जो कि इंग्लिश में दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष से हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1992 में। दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो दोस्तों ये ब्राज़ील में हुआ था और 3 से लेके 14, मतलब ये 11 दिनों तक चला था। ठीक है, और ये ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, है ना, उस शहर में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, जल संरक्षण से संबंधित खादीन और जोहर जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये राजस्थानी शब्द हैं, खादीन और जोहर। तो दोस्तों ये रेगिस्तान में जो है जल को बचाने की तकनीकें हैं, खादीन और जोहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले भारत में किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों चंपारण में किया था। तो दोस्तों याद रखिए ये बिहार में पड़ता है, बिहार के चंपारण है ना। और ये किया था दोस्तों सन 1917 में, 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, पेनी या एक्वेसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ था। पेनी दोस्तों जहाँ तक पेनी का मतलब होता है बहुत सस्ती। एक पैसिया यानी जो 1 पैसे में जो मैगजीन मिलती थी, उसका प्रकाशन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड में दोस्तों याद रखिएगा लंदन, इंग्लैंड में लंदन में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इंग्लैंड दिया है तो आप इंग्लैंड लिखेंगे। अगर इंग्लैंड नहीं दिया हो, लंदन दिया हो, तो आपका लंदन जो है वो राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना, मैगजीन थी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों इसमें आएगा सिंहली। सिंहली भाषा जो है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों, लगभग तमिल भाषा का आता है। ठीक है, लगभग 70% भाग, एक एवरेज अगर हम देखें तो 70% भाग पे 70% लोग जो है वो सिंहली भाषा बोलते हैं, और लगभग 25 से 26% के आसपास लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहली। इसके बाद सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें प्रति व्यक्ति आय भी होती है, औसत साक्षरता दर भी होती है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी होती है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये जो है देश का विकास निर्धारित कौन करता है दोस्तों? HDI जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। आंसर मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आपका 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हो जाएगा चंपारण, जो कि बिहार में है। इसमें आ जाएगा आपका इंग्लैंड, और नेक्स्ट में आ जाएगा आपका सिंहली, है ना, और फिर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे रिक्त स्थान है, तो ध्यान से समझते हैं इनको। तो दोस्तों पहला हमारा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ जो है किस पेड़ों की पूजा करती है? तो दोस्तों इसमें एक तो महुआ पेड़ की पूजा करती है ना, एक होता है कदम्ब, कदम्ब वृक्ष की भी पूजा करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आंसर आपके राइट है। वैसे साल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अगला है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिक्तिस्तान देश की खोज की। तो दोस्तों अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी इसने, यहाँ पे आएगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का आम चुनाव रिक्तिस्तान के आधार पर किया जाता है। चलिए तीसरा हमारा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, इसमें आ जाएगा अपना भारत।
ये हो जाएगा भारत। फिर है ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, तो दोस्तों इसमें आएगा रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आरबीआई के वर्क लिखिए, है ना, 4 कार्य, ये जरूर आप क्वेश्चन रेडी कर लें, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फिर है भारत का व्यक्ति स्थान पत्तन, कुल लौह है इसका 50% निर्यात करता है, तो दोस्तों इसमें आएगा मारमागोआ, मारमागाओ भी बोलते हैं, मारमागोआ भी बोलते हैं, तो मारमागाओ लिखें आप तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, रिक्त स्थान बता चुका हूँ, सत्य असत्य ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं क्या होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि ये दोस्तों 11वीं शताब्दी में हुआ था और परमार राजाओं ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, दोस्तों ये भी नहीं, क्योंकि राइट आंसर है आपका असम। असम जो है वो सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग संघ 1954 में लगाया गया था, तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 1854 में लगाया गया था दोस्तों। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि ये जो पहला उद्योग लगाया गया था, है ना, ये मुंबई में ही लगाया गया था, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है और 1854 में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत के सिंधु देश के प्रथम अंतिम हिंदू सम्राट थे, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये सिंधु जो था, है ना, सिंधुपति दाहिर सेन जो है, अखंड भारत जब था, मतलब जब पाकिस्तान के अलग होने से पहले, खंड होने से पहले, अखंड, है ना, तब अंतिम सम्राट यही थे, दाहिर सेन। ठीक है, अगला है, राष्ट्रभक्त भक्त खाजा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ था, तो हाँ दोस्तों ये राइट है, ये सत्य है। और इनको जो है दोस्तों निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने 1857 का जो युद्ध हुआ था, है ना, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी निमाड़ के क्षेत्र से। ठीक है, अगला है दोस्तों, देख सकते हैं आप, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है, तो नहीं, प्रति व्यक्ति आय की गणना दोस्तों की जाती है डॉलर में, याद रखिएगा, डॉलर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपकी मैचअप है, जो कि 6 नंबर में आपसे पूछी जाएगी, तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए, समवर्ती सूची में आ जाएगी आपकी शिक्षा यानी एजुकेशन, संघ सूची में आ जाएंगे दोस्तों विदेशी मामले। ठीक है, ये समवर्ती सूची जो है दोस्तों, ये 42वें संशोधन में जुड़ी गई थी, याद रखिएगा, है ना, और 42वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों, सन 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य इसी संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, स्पिनिंग जेनी जो थी वो कताई की मशीन थी दोस्तों। फूलर जो है चुन्नट के सहारे कपड़ों को समेटने का एक यंत्र था, जिसे फूलर कहते हैं। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस टाइप पर फूलर किसे कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका, रक्त और लोहे की नीति, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका बिस्मार्क, और लास्ट है मारिन की प्रतिमाएं, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, मैचअप का आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, ये मैचअप है, चलिए ये भी मैं मिला के बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, द पॉलिसी ऑफ आयरन में आ जाएगा बिस्मार्क, स्टैच्यू एंड मरीन में आ जाएगा नेशनल एम्बलम, फूलर में आ जाएगा पीलिंग ऑफ क्लॉथ, स्पिनिंग जेनी में आ जाएगा स्पिनिंग मशीन, फिर यूनियन लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों आपका फॉरेन अफेयर्स, कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा आपका एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है, यानी वन वर्ड है दोस्तों, 6 मार्क्स के हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो दोस्तों जो ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल, ये ना काली मिट्टी, ये आपकी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला है, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण किस वर्ष दिया गया था, तो दोस्तों इसमें आएगा सन 1992, 1992 में, है ना। ये जो 73वां संशोधन किया गया था दोस्तों, 73 नंबर का जो संशोधन किया गया था, और ये लागू कब हुआ था दोस्तों, 1 साल बाद, यानी 1993 में लागू हुआ था, लेकिन संरक्षण दिया गया था 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो दोस्तों इसमें आएगा आपका 44वां अनुच्छेद जो है 44, 44वें अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल नंबर 44 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका जरूर बनेगा, तो आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के उदाहरण जरूर याद करके जाए, क्योंकि यहाँ से आपका एक ना एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली बनना ही बनना है। तो दोस्तों इसमें आएगा टेरिटरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखिए, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत खासकर कृषि आती है, यानी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। दोस्तों देख सकते हैं आप, चौथा और पांचवा ये दोनों आपको इसी से पूछे हुए हैं, एग्जाम्पल से, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर से। अगला है, अंतरिक्ष व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो दोस्तों इसमें आएगा WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे कहेंगे हम विश्व व्यापार संगठन।
ठीक है दोस्तों, लिख ले इसका आंसर। विश्व व्यापार संगठन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों। ये आपके लगभग 14 मार्क्स के आएंगे। तो देखिए सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको याद करके जाना है। मृदा अपर्दन, तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, मृदा अपर्दन आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ से मृदा संरक्षण भी याद करके जाएँ आप। मृदा संरक्षण प्लस इसके उपाय, ये भी देखें, प्लस ये जो मृदा अपर्दन है ना, इसके भी कारण और उपाय आप करके जाएँ, है ना। मतलब रीज़न और प्रिवेंटिंग मेजर्स भी आपको करना है, दोनों चीज़ों के। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए, यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इसके बारे में आपको इसकी 2 विशेषताएँ बताना है। ठीक है, तो जीवन निर्वाह कृषि हम अगर जनरली बात करें तो जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है ना, जैसे हमें खाने के लिए खाद्यान्न की ज़रूरत होती है, अनाज की ज़रूरत होती है, तो अनाज उगाने की जो कृषि होगी, है ना, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आत्मनिर्भर कृषि की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। आत्मनिर्भर मतलब स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा की जाने वाली जो कृषि होती है ना, इसी को हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी आत्मनिर्भर कृषि कहते हैं। चलिए इसके बाद पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जो है 2 उपाय आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जो डिग्रेडेशन है यानी पॉल्यूशन है, यहाँ से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, चाहे वो 2 नंबर में बने, चाहे वो 3 नंबर में, चाहे 4 नंबर में, लेकिन आएगा जरूर। तो आप पॉल्यूशन के प्रकार, पॉल्यूशन की डेफिनेशंस और उसके प्रिवेंटिंग मेजर्स और उसके रीजंस आप जरूर याद करके रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, लोहा इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग क्या कहते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आधारभूत उद्योग क्या है, इसे समझाइए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होता है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जनरली मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक इंडस्ट्री यानी आधारभूत उद्योग है, वो उसे कहते हैं जिसके ऊपर हर उद्योग टिका हुआ रहता है। जैसे हम जनरली अगर बात करें तो प्रत्येक उद्योग जो है, उद्योग यानी कारखाने, और कारखानों किसको कहेंगे, जिसमें मशीनें बनी होगी, और मशीनें काय की बनती है दोस्तों, लोहा और इस्पात की बनती है ना। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है उसको हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, यानी आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी वस्तु और वहाँ से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु जैसे सेफ्टी पिन से अगर हम बात करें, तो सेफ्टी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु यानी पानी के बड़े बड़े जहाज जो है, वो सब कैसे बने होते हैं दोस्तों, आयरन एंड स्टील से बने होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इसको बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हिमालय क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के प्रतिकूल क्यों है, मतलब दिक्कत क्यों आती है, इसके 2 कारण लिखना है। तो दोस्तों पठारी इलाका है ना, और ढलान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं इसके, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें कहते हैं ना, सोशल साइंस में आप मन से भी लिख सकते हैं, तो यही मन से लिखने वाली चीज़ें होती हैं। अगला है उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी पठारी इलाका है ना। नॉर्थन स्टेट जो है पठारी इलाका है, और वहाँ पे सड़कें आसानी से बनाई नहीं जा सकती, रेलवे आसानी से नहीं जा सकता, तो इसी वजह से वहाँ पे जो परिवहन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखिए दोस्तों, पाइपलाइन परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ से नेशनल हाईवे आप जरूर कर लें, प्लस स्टेट हाईवे भी आप जरूर कर लें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट आप जरूर टॉपिक क्लियर कर लें, यानी जल परिवहन, है ना, जल परिवहन का टॉपिक जरूर क्लियर कर लें। इसके बाद आप सड़कें, भारत में जो है सड़कों का वर्गीकरण, है ना, ये जरूर कर लें, कितने प्रकार की सड़कें पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था। ये दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। अगला है 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर। दोस्तों गिरमिटिया मजदूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप टॉपिक क्लियर करके जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुमास्ता कौन थे, देख सकते हैं, हुवर गुमास्ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हुवर गुमास्ता। फिर जॉबर किसे कहा जाता था। तो दोस्तों जॉब दिलाने के लिए जो ठेकेदार होते थे, है ना, यानी जो कंसल्टेंसी जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जॉबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है गठबंधन सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलिजन गवर्नमेंट जो कि आजकल हर राज्य में बनी रही है, गठबंधन सरकार। ठीक है, एक या एक से अधिक जो राजनीतिक दल मिल के जो सरकार बनाते हैं उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला है संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं जरूर आपको करके जाना है। फिर है राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। अगला है लोकतंत्र की तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वेद सरकार का गठन करता है। किस तरह की उत्तरदायी, जिम्मेवार और वेद सरकार का गठन करता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संगठित और असंगठित क्षेत्र में 2 अंतर लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, संगठित और असंगठित क्षेत्र में तो कोई 2 अंतर, ये आपको करके जाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस। ठीक, फिर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में 2 अंतर लिखना है, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपको 2 अंतर लिखना है। दोस्तों जनरली आप मन से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 कारक जो है, तो दोस्तों यहाँ से वैश्वीकरण किसे कहते हैं आप ये भी रेडी कर लें, है ना। वैश्वीकरण की डेफिनेशन आप जरूर कर लें, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, और इसको प्रोत्साहित करने वाले कारक भी करें, प्लस इसका भारत पर किन लोगों पर असर हुआ है, भारत पर इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो भी आप कर लें। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं दोस्तों, एमएनसी। एमएनसी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखना आ सकता है, और ये अपनी जो यूनिट है वो कहाँ पर स्थापित करती है ना, तो जहाँ पर सस्ते मजदूर होते हैं, लागत कम आती है, वहाँ पर ये अपनी यूनिट स्थापित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना, 1986
ये कोपरा COPRA जो है दोस्तों, ये फुल फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है किस वर्ष लागू किया गया था, है ना। तो ये याद होना चाहिए और ये पूरा टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ताओं को मतलब ठगी से या उसके शोषण से बचाने के लिए जो नियम लाया गया था उसी से को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। अगला है उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर किस प्रकार निर्णय लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वनों के निम्नीकरण के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी संरक्षण के 2 उपाय। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर आएगा, प्लस इसके लाभ भी आप कर लें, वनों से होने वाले लाभ भी आप जरूर याद करके जाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद में के विकास में क्या योगदान दिया। ठीक है, यहाँ से दोस्तों गुटेनबर्ग भी आपसे पूछा जा सकता है, गुटेनबर्ग कौन थे। इसके बाद पहली प्रिंटिंग पुस्तक जो थी वो कौन सी थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन है दोस्तों, पंचांग, पंचांग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई यूरोप में सन 1295 के बाद आई, इसके क्या कारण थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। देखिए 3 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहले भी पूछ लिया गया है, तो 4 नंबर में ये टॉपिक आया है, जरूर क्लियर करके जाए। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि उनका पैसा डूब नहीं जाए, है ना, तो उनके लिए कोई बेस होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, यह प्रथम जन आंदोलन के रूप में कैसे था, ये आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी के और में देखिए 2 क्वेश्चन है जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है और साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखना है। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सन 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन कब बना था, तो 1927 में बना था दोस्तों। और भारत कब आया था, तो 1928 में भारत आया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर बनते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ये दोनों टॉपिक आप जरूर क्लियर करके जाइएगा, आपके 4 नंबर जरूर कवर होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक दल के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये जरूर याद रखें, आपके राजनीतिक दलों के 4 कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ये जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आता है। और राजनीतिक दलों की कुछ 4 चुनौतियाँ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा और वो भी 4 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र गैस पाइपलाइन के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो दोस्तों यहाँ से आप याद रखें, ये मॉडल पेपर है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा कहाँ पर है ये जरूर कर लें। जैसे काकरपारा कहाँ पर है ना, रावत भाटा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ आप जरूर कर लें। फिर HVJ गैस पाइपलाइन यानी हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है, ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है, तो ये जरूर कर लें। खेतड़ी यानी तांबा उत्पादक क्षेत्र का है, तो दोस्तों राजस्थान में, तो ये आप जरूर मैप पे कर ले। फिर मुंबई हाई, समुद्र के जस्ट किनारे पर, समुद्र की तरफ थोड़ा सा, मुंबई से समुद्र की तरफ मुंबई हाई आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जरूर आप कर लें। इसके बाद और आगे बढ़े दोस्तों, जैसे मैंने अपने चैनल पे एक मैप जो है वो अपलोड कर रखा है, वो आप जरूर देख लें, आपको मिल जाएगा। फिर देखिए सिंगरौली तापी संयंत्र आपको निकालना है, भूतापी ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। फिर हजारीबाग अभ्रक क्षेत्र, हजारीबाग में जहाँ पे अभ्रक की खदान है वो निकालना है, आपको वो बताना है। फिर रानीगंज कोयला खदान ये बताना है, और नरोरा परमाणु संयंत्र। दोस्तों परमाणु संयंत्र आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर याद करके जाएँ। तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो चलिए एक क्वेश्चन और बता रहा है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और बता रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। रानीगंज खदान किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के आधारभूत उद्योग खनिज का नाम लिखिए, आधारभूत खनिज का नाम लिखिए। रावत भाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा किस राज्य में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये आपको भौगोलिक जानकारी आपको होना चाहिए। इसके और में क्वेश्चन जो दिया है देख सकते हैं। राजस्थान की खेतड़ी खदानें किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, पारादीपत्तन किस राज्य में स्थित है, और सतपुड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। ये इस टाइप का मैप आएगा दोस्तों आपका ब्लैंक, ठीक है, इसी में आपको सब कुछ लिखना रहेगा। ठीक है, जो भी शो करना है इसी में आपको शो करना रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और इस पेपर को जरूर आप रेडी करके जाए दोस्तों। और वीडियो अगर पहली बार देखा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि ऐसे ही अगले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।